Students, let's continue with our chapter 3rd, chemical properties of metals. In first video we have studied about physical properties of metals and non-metals. Okay, so let's continue chemical properties of metals. So see here, what happens when metals are burnt in air? मीन्स जब हम मेटल को एयर में बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो क्या होगा? सो सी, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जितने भी मेटल्स होते हैं वो यदि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे? मेटल ऑक्साइड. ओके, इफ मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ठीक है. इन 9th क्लास हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था लैब में. ओके, मैग्नीशियम की रिबिन हमने बर्न की थी, तो आपने देखा होगा वो वाइट कलर की फ्यूम्स के साथ वो बर्न होता है, उसमें वाइट कलर की फ्यूम्स निकलती हैं. क्लियर? सो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. नाउ सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन to form copper 2 oxide, a black oxide. जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम कॉपर को बर्न करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा. ये जो 2 है ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है. ठीक, सो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, जो कि किस कलर का रहेगा? ब्लैक कलर का रहेगा. अब एक चीज और ध्यान देना आप, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो बैलेंस रिएक्शन है. यहाँ पे देखेंगे हमारी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थी, बट यहाँ पे सिंगल कॉपर था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 यहाँ भी किया उसको बैलेंस, और हमारा कॉपर ऑक्साइड बनेगा 2Cu. ओके, नाउ सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब ऐसे ही एल्यूमिनियम को यदि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा. एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब ये रिएक्शन भी बैलेंस है. यहाँ पे O2 था, यहाँ पे क्या था? सिंगल एल्यूमिनियम था, और यहाँ पे हमारा Al2O3 क्यों बनता है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3 और ऑक्सीजन की 2, तो ऐसे क्रॉस करते हैं हम. ठीक, तो Al2O3. ठीक है, सो हमारी ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस रिएक्शन है, और हमारा जो कौन सा ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, recall from chapter 2 how copper oxides reacts with hydrochloric acids. चैप्टर 2 में रिएक्शन दी होगी आपको, मैं लिख के बता दे रही हूँ कि कॉपर ऑक्साइड्स जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? CuCl2 कॉपर क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. ओके, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और इनबैलेंस्ड? दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड. Okay, why? Because here is 2 chlorine and here is 2 hydrogen. That's why we will write here 2HCl. Now reaction is balanced. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो अब यहाँ पे हमारी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गई. नाउ रिएक्शन इज बैलेंस, तो ये फॉर्म होगा हमारा सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा. दिस इज सॉल्ट. ओके, नाउ वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना. हमने अभी यहाँ पे देखा था ना कि जो मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, मेटल जो होंगे कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करेंगे? बेसिक ऑक्साइड मीन्स बेसिक होंगे नेचर में, और नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, मीन्स ये एसिडिक नेचर के होंगे. ठीक है, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर. मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो जिंक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, और दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद दोनों प्रोसीजर में वो सॉल्ट फॉर्म करेंगे. ठीक है, सो ऐसे मींस ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के जैसा क्या करते हैं? एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं. ऐसे मेटल्स ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक oxides. Okay, such metal oxides which react with both acids as well as bases to produce salts and water are known as amphoteric oxides. Clear? Now
एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स रिएक्ट्स इन द फॉलोइंग मैनर। अब यहाँ पे रिएक्शन दी है आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके। अब Al2O3 क्यों लिखा है? एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, इसलिए हम ऐसे क्रॉस करके हम लिखते हैं, ठीक है। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म हो रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। और ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ, मीन्स दिस इज बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ओके, HCl इज अ एसिड। सो जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ओके। नाउ most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. अब alkalis क्या होता है? जहाँ भी यहाँ पे आपको हाइड्रोक्साइड मेटल के साथ जब अटैच हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि एल्केलाई फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखो सोडियम मेटल और हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम मेटल और हाइड्रोक्साइड आयन, ओके। सो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जब मेटल ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं तब बोला जाता है एल्केलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं? वाटर में इनसॉल्यूबल रहते हैं। बट कुछ मेटल के ऑक्साइड जो वाटर में क्या रहते हैं? सॉल्यूबल रहते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? एल्केलाइज फॉर्म करते हैं। सोडियम ऑक्साइड्स and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis. सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद एल्केलाई फॉर्म करते हैं। मीन्स सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। अब सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड ऐड हो गया इसलिए एल्केलाई हो गया। अब पोटेशियम के साथ वाटर जब रिएक्ट कर लेगा तो क्या फॉर्म करेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे पोटेशियम साथ हाइड्रोक्साइड ऐड हो गया है इसलिए ये एल्केलाई बन गया है। क्लियर? See here, all metals do not react with oxygen at the same rate, okay. Different metals show different reactivity towards oxygen. अब जितने भी मेटल्स हैं वो सेम रेट से, मीन्स उतनी ही स्पीड से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ मेटल्स स्लो रेट से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। मीन्स कुछ मेटल क्या करते हैं, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ मेटल्स बहुत ही स्लो मोशन में स्लो रेट से रिएक्शन करते हैं। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। अब ये जो मेटल्स हैं पोटेशियम और सोडियम, ये यदि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं और जलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें ओपन मीन्स खुला नहीं रखा जाता है। पोटेशियम और सोडियम को खुला नहीं रखा जाता है। सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं और पोटेशियम को वाटर में रखा जाता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, ओके। हैंस टू प्रोटेक्ट देम and to prevent accidental fires they are kept immersed in kerosene oil, ठीक। सो इनमें आग ना लगे, इनके कारण ये जैसे ऑक्सीजन से कांटेक्ट करते हैं तो इनमें आग लग जाती है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम इन्हें ओपन नहीं रखते हैं, इन्हें हम किस में रखेंगे? केरोसिन ऑयल में रखेंगे। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेसेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, aluminium, zinc, lead etc. are covered with a thin layer of oxide, ओके। अब देखो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो मेटल की ये वाले मेटल हैं कौन से? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लैड। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन के मीन्स खुली जगह पे यदि ये रखे रहते तो इनके ऊपर एक ऑक्सीजन की कोटिंग हो जाती है, ऑक्सीजन की एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ जब ये मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं? एक मेटल ऑक्साइड्स। तो इनके ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर, ये मेटल के सरफेस के ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर होती है, ठीक है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड्स लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक। अब जब एक बार ये मेटल ऑक्साइड्स की लेयर इन मेटल के ऊपर बन जाएगी तो फर्दर इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले एक कोटिंग बन चुकी है, पहले एक लेयर बन चुकी है ऑक्साइड्स की, तो दोबारा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। अब यदि पहले वाली लेयर जो ऑक्सीजन ऑक्साइड्स की लेयर है यदि हम उसको रिमूव कर देते हैं
तब दोबारा ऑक्सीडेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक बार ऑक्सीडेशन होने के बाद, ऑक्साइड फॉर्म होने के बाद ऑक्सीडेशन दोबारा नहीं होगा। ओके, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। अब जो आयरन के जैसे रॉड वगैरह हैं वो तो नहीं जलती हैं हीट करने पे, लेकिन यदि आयरन की फिलिंग्स मीन जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, यदि वो क्या करते हैं फ्लेम में हम उनको मीन्स जलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं धीरे धीरे वो बर्न होते हैं। ठीक है, बर्न विग्रसली व्हेन इज स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। कॉपर डज नॉट बर्न बट द hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide। कॉपर जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे बर्न तो नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर एक ऑक्साइड्स की लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी। जैसे आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे तो ऊपर से जब कॉपर ऑक्साइड की लेयर बनती है ना तो वो ग्रीनिश कलर के दिखने लगते हैं, और जब उस बर्तन को आप साफ करोगे, कॉपर के बर्तन को साफ करोगे तो फिर से कॉपर शाइनिंग करने लगता है, मीन्स वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर उसको साफ करने के बाद हट जाती है। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड भी ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत वो रिएक्शन करते हैं, क्योंकि नहीं करते हैं वो रिएक्शन, सॉरी नहीं करते हैं। सिल्वर और गोल्ड बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हम सिल्वर और गोल्ड पहनते हैं। ओके, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ना गहने लेडीज लोग, इसलिए सिल्वर और गोल्ड के पहन सकती हैं। यहाँ पर आपको पोटेशियम को मैंने बोल दिया था वाटर में रखते हैं, बट पोटेशियम नहीं, फॉस्फोरस को वाटर में रखा जाता है, पोटेशियम को केरोसिन में ही रखते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव रहता है, इसलिए उसको वाटर में रखा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी वो भी रिएक्ट करता है और बर्न होने लगता है। ठीक है, नाउ सी हियर, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम के ऊपर मेटल ऑक्साइड्स की थिक लेयर फॉर्म की जाती है। ठीक है, तो मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की लेयर फॉर्म की जाएगी। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब हम एल्यूमिनियम को एयर में ऐसे ओपनली रखते हैं एल्यूमिनियम मेटल को, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या रहेगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके कारण एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स कोट मेक्स इट रेसिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। अब यदि एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो गई है, मीन्स एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग हो गई है, जिसके कारण फर्दर उस एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम मेटल है उसका कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि एक बार ऑक्साइड्स की लेयर फॉर्म हो गई है तो दोबारा ऑक्साइड्स की लेयर फॉर्म नहीं होगी, मीन्स दोबारा कोरोजन नहीं होगा। ओके, द रेसिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। अब यदि ऑक्साइड्स की लेयर को हम यदि और मोटा हो कर दिया जाए और मोटी हो जाए, जो ऑक्साइड्स की लेयर फॉर्म हुई है एल्यूमिनियम के ऊपर, तो क्या होगा कि जो रेसिस्टेंस है मीन्स जो कोरोजन है वो नहीं होगा एल्यूमिनियम का। ओके, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एनोडाइजिंग मेथड होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, ये जो एनोडाइजिंग प्रोसेस है ना, उसमें क्या किया जाता है, जो एल्यूमिनियम के कोई भी जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स हैं, कोई भी बर्तन है या कुछ भी एल्यूमिनियम की रॉड है, वो क्या करती है एनोड का वर्क करती है, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एनोड का वर्क, एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड, तो जो एल्यूमिनियम है वो एनोड का वर्क करेगा एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में एल्यूमिनियम के आर्टिकल को रख देंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ठीक है, अब जो H2SO4 से जो ऑक्सीजन आयन है वो क्या होंगे, निकलेंगे और किसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होंगे, एनोड के ऊपर। अब एनोड क्या है हमारा, एल्यूमिनियम है। ठीक है, द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट द एनोड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड
लेयर। ठीक है, सो यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है निकलेगी और एनोड के ऊपर जाएगी और क्या फॉर्म करेगी, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगी। ठीक है, दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड easily to give aluminium articles an attractive finish। अब इस ऑक्साइड लेयर को हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से कलर कर सकते हैं, जिसके कारण एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं वो अट्रैक्टिव दिखेंगे। ओके, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं एनोडाइजिंग के प्रोसेस को। देखो हमने इसमें लिया, हमने H2SO4 लिया है, यहाँ पे हमारा कोई भी एल्यूमिनियम का आर्टिकल है। ठीक है, एल्यूमिनियम का कोई भी चीज़ है, एल्यूमिनियम का। ओके, अब हमने क्या लिया, इसमें H2SO4 लिया है। जब हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो H2SO4 में क्या होते हैं, ऑक्सीजन आयंस रहते हैं ना, ऑक्सीजन आयन। ये ऑक्सीजन आयन अब इस एल्यूमिनियम किसका वर्क कर रहा है, एनोड का। किसका वर्क कर रहा है, एनोड का। एनोड मीन्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एल्यूमिनियम एक मेटल है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसलिए एनोड के जैसा वर्क करेगा। जब H2SO4 इसमें है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ऑक्सीजन आयन यहाँ से किसके ऊपर जाएंगे, एनोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे। ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाएंगे ना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की साइड जाएंगे और इस एनोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे। मीन्स यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी इस एल्यूमिनियम आर्टिकल के ऊपर, और फिर दोबारा इसका कोरोजन नहीं होगा। क्लियर है। What happens when metals reacts with water? जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ओके, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट दिया गया है। ये बुनसन बर्नर है, ये स्टैंड है, यहाँ पे मेटल रखा हुआ है इस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, बड़ी सी टेस्ट ट्यूब है, इसमें मेटल रखा हुआ है, इसे स्टैंड में फिक्स कर दिया गया है। ये कॉर्क है जो कि रबर का बना होता है। ठीक, यहाँ से एक पतली सी पाइप फिक्स की गई है। यहाँ पे वाटर है, वाटर को यहाँ से जब हम क्या करते हैं, बुनसन बर्नर से यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हीट यहाँ पास होती है और यहाँ से वाटर बॉईल होता है, वाटर की स्टीम निकलती है जिससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और यहाँ स्टैंड से उसको फिक्स किया गया है, टाइट किया गया है इसमें जो ये टेस्ट ट्यूब रखी गई है, उल्टी टेस्ट ट्यूब जो रखी गई है। क्लियर। नाउ सी, मेटल्स रिएक्ट्स विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अब वो मेटल ऑक्साइड जो वाटर में क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ रिएक्शंस हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि हमने सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हमने क्या पढ़ा, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब ये सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या फॉर्म कर लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, metals like potassium and sodium react with violently with cold water। ठीक, अब जो पोटेशियम और सोडियम है वो क्या करते हैं कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। अब ये जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं और इसलिए रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। हमने पढ़ा है ना कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ये सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, वाटर के साथ जो रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। इसलिए जैसे ही क्या होंगे कि ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ना यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद, तो क्या होती है कि बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है। ठीक, यहाँ पे देखो पोटेशियम है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, देन उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनाएगा और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सोडियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर।
लेकिन जब कैल्शियम क्या करेगा, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, लेस वॉलेटिलिटीज, धीमी गति से धीमे रिएक्ट करेगा। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट। अब उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो जो हीट क्या होगी प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन गैस, इसलिए हीट कम प्रोड्यूस होगी तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, जल्दी आग नहीं पकड़ती है, ठीक है। लेकिन ये इसमें हमने क्या देखा सोडियम पोटेशियम के केस में कि हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होगी बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। बट कैल्शियम यदि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा कि लेस हीट भी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण वो जल्दी आग नहीं पकड़ता है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। अब कैल्शियम क्या करता है कि फ्लोट होना स्टार्ट हो जाता है। रीजन क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, वो क्या करता है कि मेटल की सरफेस पे स्टिक हो जाता, चिपक जाता है, इसलिए जो कैल्शियम है वो क्या करने लगता है, फ्लोट होने लगता है, तैरने लगता है, ठीक। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वाटर को हीट करना पड़ेगा, ओके। तब ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जैसे कि अदर मेटल्स बनाते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। अब ये भी क्या करेगा कि वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स इसकी सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे, मेटल की सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। अब ये मेटल सबसे लेस रिएक्टिव होंगे, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये क्या करेंगे कि कोल्ड, ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये स्टीम के साथ, भाप जो रहती है उसके साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। और जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तब फॉर्म करेंगे मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हमने क्या देखा, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देन हाइड्रोजन गैस। आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, स्टीम के साथ, स्टीम में जो वाटर वेपर है ना उसके साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ओके। मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। अब ये मेटल लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब देखेंगे ना हम इसके जो ऑर्नामेंट्स में पहनते हैं सिल्वर के, गोल्ड के, वो रिएक्ट नहीं करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ भी। कॉपर, जो आपने कॉपर के लोटे वगैरह देखे होंगे, बर्तन हम घरों में पूजा घर में यूज़ करते हैं पूजा के लिए, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि कोल्ड वाटर ले लो या हॉट वाटर ले लो, चाहे उसकी भाप ले लो, ऐसे ही लेड भी रिएक्ट नहीं करता है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। क्या होगा जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, ओके। हमने देखा कि जब मेटल्स जो होते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं सोडियम मेटल, ठीक, ये क्या करेगा, सपोज HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट। तो हमारा यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होगा NaCl, और क्या फॉर्म होगा हमारा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये होता है जब मेटल एसिड के साथ फॉर्म रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन इज रिटन, ओके। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, ओके। बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, नो। जो मेटल्स होते हैं सेम स्पीड से एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो एक्टिविटी 3.11 है इसमें हमें क्या करना है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के आप सारे मेटल्स को क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, टेस्ट ट्यूब में ले सकते हो। देन आप क्या करोगे कि उनको और उसमें एसिड लिए रहेंगे हम, ठीक, और उसको हम क्या करेंगे कि हीट करेंगे, उसमें थर्मामीटर भी उस हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। सपोज मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने क्या रखा है, इसमें हमने क्या लिया है, मेटल लिया है, और इसमें क्या है हमारा, मान लो HCl है, ठीक, और इसमें हमने थर्मामीटर भी लगाया हुआ है,
क्या लगाया हुआ है, थर्मामीटर हमने लगाया हुआ है ताकि हम टेम्परेचर को क्या कर सकें, नोट डाउन कर सकें। ठीक है, कि कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहा है कोई भी मेटल। ओके, नाउ देखो, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट HCl। सो हम रिएक्शन करते हैं किसके, मैग्नीशियम के रिएक्शन करते हैं HCl के साथ। तो यदि हम मैग्नीशियम की HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर रिएक्शन किसकी लिखना है, एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की हम रिएक्शन लिखेंगे HCl के साथ, तो हमारा बनेगा Al2Cl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। फिर रिएक्शन इसमें दिया है किसकी, जिंक और आयरन की। तो जिंक की किसके साथ, HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होगा तो फॉर्म होगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देन आयरन की हम लेंगे HCl के साथ, तो हमारा बनेगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, ये हमने रिएक्शन हो गई हमारी। ओके, ये आप नोट डाउन कर लेना। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। अब हमने यहाँ पे देखा कि जब HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, मेटल रिएक्ट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, मीन्स निकल रही है। ठीक है, बट यदि यही मेटल किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। रीज़न, दैट इज़ बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीज़न ये है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीन्स ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन जल्दी कर देता है। इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड to water and itself gets reduced to any of the nitrogen ऑक्साइड। ये क्या होता है कि खुद क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कर देता है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका वाटर से। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होते हैं जो क्या करते हैं कि ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। ठीक, और ये रिड्यूस होने के बाद किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, जैसे कि N2O और NO। ठीक है, नाइट्रिक्स ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनमें क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाता है। बट मैग्नीशियम एंड जो मैग्नीज है वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, और हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी, इवॉल्व होगी। ये केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। अब मैग्नीशियम और मैग्नीज यदि रिएक्ट करेंगे तो जैसे कि हमने यहाँ रिएक्शन मैं बता देती हूँ आपको, HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्लियर। देन हम यहाँ देखते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11। ये यही एक्टिविटी है जो आपको अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे और उसको क्या करेंगे कि टेम्परेचर भी नोट डाउन करेंगे, देखेंगे कौन कितनी स्पीड से रिएक्शन करता है। दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम क्या होता है कि HCl के साथ यदि हम देखेंगे तो बहुत ही जल्दी रिएक्शन करता है और उसमें बबल्स बनते हैं। अब बबल्स किसके बन रहे हैं कि उसमें क्या हो रहा है कि जब एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम तो क्या करेगा कि हाइड्रोजन गैस उसमें बहुत जल्दी फॉर्म होगी, और वही बबल्स जो है वो हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। अब एक्सोथर्मिक क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसमें बहुत ही तेजी से निकल रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन यही है इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से निकल रही है। ठीक, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। अब इसमें सबसे तेजी से रिएक्शन किसके, HCl के साथ कौन कर रहा है, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर लास्ट में आयरन। ओके, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है इस सीरीज में, डिक्रीज होती जा रही है HCl के साथ। In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged. अब आयरन के केस यदि हम कॉपर के केस में देखें तो कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होगा कि उसमें कोई भी बबल्स नहीं फॉर्म होंगे। ठीक है, और उसमें टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो कॉपर है वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता।
ठीक है, उसका टेम्परेचर ना इंक्रीज नहीं हो रहा है, मीन्स कोई भी रिएक्शन कॉपर HCl के साथ नहीं कर रहा है।